इंडियन ज्योग्राफी की हमारी एक सीरीज चल रही थी और काफ़ी दिनों पहले वीडियो आया भी था आपके सामने और कुछ दिनों से इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो आपके सामने नहीं आए थे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे जो भी और हमारे अदर सब्जेक्ट चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को हम पैरेलल ले लेके चले और सारे सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे कंप्लीट करवाते चले। मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगी आपको, आपका चल रहा था नदी तंत्र। हमारे भारत में बहने वाली जो भी नदियां हैं उन नदियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। पहली तो थी हिमालयी नदियां और दूसरी थी हमारी दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में भी हमने सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट किया था। 3 तंत्र पढ़ने वाले थे, एक बार मैं रिकॉल करवा रही हूँ। हम 3 तंत्र पढ़ने वाले थे हिमालयी नदियों में, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो पहला था वो चल रहा था और उसमें हमने देखा था कि आखिर सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये जाकर इसका मिलती कहाँ पर है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाके सिंधु नदी से मिलती है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और अगर आपको सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं पढ़ना है तो परियोजनाओं को पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप ये जाने कि कौन सी नदी सिंधु नदी या फिर उसकी सहायक नदियों में, या हम कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र की जो भी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ कहाँ पर जाकर ये सिंधु नदी से मिलती है। ओके, तो जरूर देख लीजिएगा। इसके मेरे ख्याल से इसके पहले के वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे तो आप देख लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे थे सिंधु नदी तंत्र और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र में स्थित जितनी परियोजनाएं हैं, जितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर सिंधु नदी लिखा हुआ है और तंत्र लोग जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर समझ नहीं पाते। हम अगर पढ़ेंगे और मैं बताऊंगी अगर आपको कि ये सतलज नदी पर कोई भी परियोजना बनी है, ABC कोई भी परियोजना बनी है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने यहाँ पर तो बताया है सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं और आप सतलज की बता रहे हो। तो मैंने बताया है, आपको बताया था पहले कि तंत्र का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, चाहे वो बड़ी सहायक नदी हो चाहे वो छोटी सहायक नदी है, सारा बेसिन आ जाता है। ठीक है, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां और उसकी सहायक नदियों में भी मिलने वाली जो प्रमुख नदियां है ना, तो इस प्रकार का एक बेसिन तैयार हो जाता है, इस प्रकार का एक तंत्र तैयार हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये सिंधु नदी तंत्र है तो सिंधु नदी तंत्र की हम यहाँ पर परियोजनाओं की चर्चा आपसे करेंगे और परियोजनाओं में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में बनाई गई जितनी भी परियोजनाएं हैं, सारी परियोजनाओं की चर्चा हम एक एक करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले ये समझना होगा कि परियोजनाओं का मतलब क्या होता है। आखिर हम अक्सर समझते हैं या सुनते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना का इनॉग्रेशन किया गया, इसकी लंबाई बढ़ाई गई, इतने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, ये वो बहुत सारी चीजें सुनते हैं हम। तो परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना इसे ही कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुउद्देशीय का मतलब है बहुत सारे उद्देश्य। बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए या बहुत सारे उद्देश्यों से नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिसे नाम दिया जाता है परियोजना। बांध क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ध्यान से समझेंगे। हम मान लेते हैं ये कोई नदी है और ये इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। नदी क्या हो रही है, बह रही है और नदी जब बहती है तो मार्ग में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। ठीक है, आपके हमारे द्वारा मतलब मानव के द्वारा एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इससे क्या होता है, इससे होता ये है, उद्देश्य पहले मैं बता दूं, दीवार खड़ी करने का उद्देश्य होता है यहाँ के पानी को रोक लेना, पानी को इकट्ठा कर लेना। क्यों इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए। उद्देश्य कौन कौन से हैं, सिंचाई, ओके, बिजली बनाना, है ना। अक्सर आप सुनते होंगे कि इस ABC कोई भी अगर परियोजना है इससे इतने मेगावाट बिजली का निर्माण हो रहा है या इन क्षेत्रों पर यहाँ पर इस परियोजना के द्वारा सिंचाई हो रही है, इन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, अक्सर आप सुनते होंगे। तो इन्हीं कारणों से सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए पानी को स्टॉक कर लिया जाता है इस दीवार को बनाकर। अब देखिए ये जो परियोजनाएं है इसके अभी आप लाभ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज है, इसके बहुत सारे लाभ है। वास्तव में ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब मानव ने इतनी चीजें सोची, यही
अकल्पनीय है। पहले तो अकल्पनीय था, लेकिन कल्पना करके इन चीजों को अब साकार कर लिया गया है। तो देखने से तो यही लगेगा कि हाँ वास्तव में ये चीजें सही है, लेकिन जब हम इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों को देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि इसका हमारे जीवन में लाभ तो है ही, साथ ही साथ हानियां भी बहुत सारी है। हानियां क्या होती है, देखिए पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, तभी आपको समझ में आ पाएगा। जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो नदियों के मार्ग में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है और कुछ दरवाजे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ दरवाजे भी बना दिए जाते हैं। ये जब नदी बहती है, अब चूंकि यहाँ पर दीवार खड़ी है, बहुत मजबूत दीवार बनाई जाती है, अब यहाँ पर दीवार खड़ी है तो इसका पानी दीवार के उस पार नहीं जा पाएगा। ठीक है, कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक ये पानी दीवार के लेवल तक ना आ जाए, इकट्ठा होते होते दीवार के एकदम ऊपर लेवल तक ना आ जाए, तब तक ये पानी दीवार के उस पार नहीं जा पाएगा। फिर आपने सुना होगा जब यहाँ पर पानी ज्यादा होता है तो बांधों के गेट खोल दिए जाते हैं। तो जब यहाँ पर पानी, अक्सर ये बारिश के मौसम में होता है, तो यहाँ पर जब पानी दीवार के ऊपर तक आ जाएगा तो यहाँ की ये जो दरवाजे हैं ये खोल दिए जाते हैं, जिससे पानी इस पार भी जाने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो दीवार के सहारे ऊपर उठ रहा है पानी, जल, लेकिन दीवार तो एक ही किनारे पर बनाई जाती है, केवल मार्ग पर बनाई जाती है। नदी का ये किनारा और नदी का ये किनारा तो खुला होता है। क्या होता है फिर उसके बाद होता ये है कि जैसे जैसे जल स्तर ऊपर चढ़ता जाता है तो अब जल है, जल में अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता, वो बहता रहता है। जहां पर भी उसे जगह मिलेगी वहां पर बहता चला जाएगा। तो यहाँ पर तो ये उठता ही है, साथ ही साथ अगल बगल के जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पानी जो जल है ये चला जाता है। तो ये जो दीवार है, दीवार के पीछे का जो पूरा एरिया है ये जलमग्न हो जाता है। कई एकड़, बहुत सारे एकड़ों की जो जमीन है वो जलमग्न हो जाती है। ये जलमग्न होने से क्या होता है, वहां के जो स्थानीय निवासी होते हैं, यहाँ के आसपास के जो स्थानीय निवासी होते हैं, ये तो सूचित कर दिया जाता है कि आपको स्थानांतरित किया जा रहा है, यहाँ पर अब बाढ़ की संभावना है या फिर बांध का पानी यहाँ पर इकट्ठा होने से आपको परेशानी हो सकती है, तो उन्हें तो स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है ना। बहुत सारे कई पुस्तों से वो यहाँ पर रहते चले आ रहे थे और उन्हें काफी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें सूचित किया जाता है तो वो स्थानांतरित हो जाते हैं। वहां के निवासी, उनकी जो खेतों की भूमि होती है पूरी जलमग्न हो जाती है, बहुत परेशानियां होती है। और जो इन क्षेत्रों में रहने वाले, हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर जंगल है, जंगल नहीं भी है तो पेड़ जो पशु पक्षी है वो तो कहीं पर भी पाए जाते हैं, है ना। अगर कम जंगल है, 2-4 पौधे भी है, तो भी पक्षी तो बेचारे आते ही हैं, अपना जो आश्रय है वो तो ढूंढते ही हैं। तो इससे क्या होगा, पेड़ पौधों को भी हानियां होती है, जल में डूबे रहते हैं जो स्थलीय पेड़ पौधे हैं उन्हें भी हानियां होती हैं। तो पेड़ पौधों को हानियां हुई मतलब पक्षियों का जो आश्रय है वो भी नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें तो सूचित नहीं किया जा सकता। हम इंसानों को, मानव को हम सूचित कर सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी है, पशु स्पेशली, उन्हें सूचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पानी भर जाने से उनका भी, यहाँ का जो घर है उनका भी नष्ट हो जाता है, घर भी नष्ट हो जाते हैं, कई पशु मारे भी जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर बहुत ज्यादा पानी वहां पर एकत्र हो जाता है। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, विभिन्न झीलें पढ़ेंगे। तो ये जो जलमग्न क्षेत्र है इसे नाम दे दिया गया है झील। इसे क्या नाम दे दिया जाता है, झील। ध्यान से समझेंगे, सब कुछ अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा जलमग्न बहुत बड़ा एरिया होता है, इसे कहा जाता है झील। और झील भी कैसी, प्राकृतिक झील नहीं, जैसे चिल्का झील, वूलर झील, ऐसी झील नहीं। चिल्का, वूलर, ये सारी झीलें प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये जो झील है ये मानव निर्मित झील कही जाने लगती है। क्यों? क्योंकि मानव के कारण ही इस झील का निर्माण हो जाता है। तो इस झील, ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, या फिर इसी का नाम एक दिया जाता है कृत्रिम झीलें। इसे ही कहा जाता है कृत्रिम झीलें। आप आगे चल के पढ़ेंगे गोविंद सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, विभिन्न झीलों के आप नाम पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। तो आपको अपने आप समझ जाना है कि कृत्रिम झील क्या होती है। क्या होती है एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नदियों के पानी को एक दीवार बनाकर या बांध बनाकर स्टॉक किया जाता है, एकत्रित किया जाता है,
क्यों एकत्रित किया जाता है? आसपास के जो सूखे क्षेत्र होते हैं उन्हें हरा भरा करने के उद्देश्य से, बिजली बनाने के उद्देश्य से, मत्स्य पालन के उद्देश्य से, बहुत सारे यहाँ पर उद्देश्य होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। चाहे वो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना हो, चाहे वो सरदार सरोवर परियोजना हो। आपको याद है होगा अगर जो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर बनाई गई है, और सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में बहुत सारे जैसे मेधा पाटकर जैसे जो हमारे समाज सेवी हैं ये आकर खड़े हुए थे, कोर्ट तक गए थे, लेकिन हालांकि सरकार के सामने किसी की चली नहीं, है ना। कई कई दिनों तक ये समाधि लेते रहते थे, है ना। तो ये क्यों लेते थे? कभी आपने सोचा कि मतलब इन्हें क्यों आपत्ति थी सरदार सरोवर की ऊंचाई बढ़ाने में या फिर सरदार सरोवर परियोजना को शुरू करने में? इन्हें आपत्ति क्यों थी? क्यों आपत्ति थी? रीजन यही है, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, जिससे कई सारे लोगों का आसरा खत्म हो जाता है, पशु पक्षी मारे जाते हैं, पेड़ पौधों को भी हानि होती है, लोगों के जो खेत है, किसानों के जो खेत है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे केवल जो उनके खेत है वो केवल यहाँ पर ही है और कहीं पे उनके पास खेत भी नहीं है, तो वहां पर जल भर जाने के कारण उनके खेत भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कई सारी ऐसी समस्याएं होती है। ये तो कहा जाता है कि उन्हें मुआवजा देकर उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि क्या स्थिति होती है। उन्हें मुआवजा लेने के लिए भी कितने कितने दिनों तक भटकना पड़ता है, कई कई दिनों तक वेट करना पड़ता है, और वो मतलब इस प्रक्रिया में 5 साल 10 साल भी बीत जाते हैं। अब आप सोचिए 5 साल 10 साल के अंतराल में उनकी स्थिति क्या होगी। तो इसी कारण से मेधा पाटकर जैसे पर्यावरणविदों ने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो आपको समझ में आ गया बांध क्या होते हैं, कृत्रिम झीलें क्या होती है। अब हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र की सभी परियोजनाओं या फिर बांध में। ध्यान से पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र की जो परियोजनाएं है ना वो पूछी जाती है। पहली परियोजना यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखी है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, और यहाँ पर मैंने उत्तरी भारत का एक मैप बनाया है और मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, ये पूरा इलाका पंजाब का, ये है हरियाणा, ये मैंने बनाया है उत्तराखंड, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिल्ली भी मिल जाएगा। तो आपको अभी मतलब है केवल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से स्पेशली। सबसे पहले देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध को अक्सर हम एक बांध समझते हैं, पर वास्तव में भाखड़ा और नांगल ये दो अलग अलग बांध हैं, एक बांध नहीं है, बट इन्हें मिलाकर एक नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। ये है सतलज नदी। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी जो है वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये जाती है पंजाब में। देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये पहुंच जाती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बाद ये जाती है पंजाब में। सतलज नदी पर पंजाब में 2 बांध बनाए गए हैं। ये जो पहला बांध आपको दिखाई दे रहा है ये जो बांध है ये है भाखड़ा बांध, और ये जो आपको दूसरा बांध दिखाई दे रहा है ये है नांगल बांध। मैंने बताया अभी कि भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांध हैं, और भाखड़ा बांध के आप आगे जाओगे लगभग 13 किलोमीटर जाओगे तब आपको नांगल बांध मिलेगा, ठीक है। तो भाखड़ा और नांगल 2 बांध है। तो पहला तो आपका पॉइंट, आप पहला पॉइंट डाल लीजिएगा भाखड़ा नांगल बांध, और मैं जितने पॉइंट्स बताती जा रही हूँ आप उन्हें लिख लेंगे। तो आपने डाल लिया भाखड़ा नांगल बांध में, आप पहला लिखिए कि यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे यह परियोजना देखिए ये भी पूछा जाता है कोई भी परियोजना है ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यह परियोजना आगे लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लिखेंगे यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मतलब ये जो परियोजना है इसका लाभ इन 4 राज्यों को मिलता है। किन्हें किन्हें? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे भाखड़ा नांगल बांध
भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह जो क्षेत्र है ये भूकंपीय जोन में आता है, आई थिंक जोन 5 में आता है। जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। तो यह जो क्षेत्र है ये भूकंपीय क्षेत्र है, तो लिख लेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसकी एक प्रमुख विशेषता है। और यह न केवल भारत बल्कि यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ओके, कौन सा? भाखड़ा और नांगल बांध। अगला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे इस बांध की ऊंचाई 255, आपको 262 भी मिलेगा, 260 भी मिलेगा, ऑन एवरेज करके आप अपना आंसर दे देंगे। तो 255.55 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई 255.55 मीटर है। किस बांध की? भाखड़ा नांगल बांध की। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे टिहरी बांध के बाद यह बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? गंगा नदी तंत्र में पढ़ेंगे। टिहरी बांध है उत्तराखंड में, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मैंने आपको कई बार बोला है ऊंचा, बड़ा, लंबा, तीनों में डिफरेंस होता है। इन तीनों में जो डिफरेंस है इसे आप अलग अलग डिटरमाइन करेंगे। तो जो क्या लिखा आपने? भाखड़ा नांगल बांध भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर पहला पूछा जाता है पहला सबसे ऊंचा बांध तो वो है टिहरी बांध, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है भाखड़ा नांगल की? 255.55 मीटर। देखिए, अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, उसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो बड़ा आप कौन सा हो गया है? सरदार सरोवर बांध। पूछा जाता है कि अगर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है और इन दोनों बांधों के बीच की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है और इन दोनों बांधों के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। मतलब अगर आप भाखड़ा जाते हो तो आपको 13 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा नांगल बांध को देखने के लिए। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे भाखड़ा बांध से जल विद्युत, ये जो भाखड़ा बांध है ये स्पेशली जल विद्युत के लिए है। मतलब इसके जो जल है, भाखड़ा का जो जल है उसके जल का यूज किया जाता है जल विद्युत। विद्युत दो तरीके से बनाई जाती है। पहला तो आप सुनते होंगे ताप विद्युत, दूसरा आप सुनते होंगे जल विद्युत। ताप विद्युत का मतलब है जब कोयले के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, ठीक है, उसे तपाकर जब विद्युत बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है ताप विद्युत। दूसरा जल विद्युत, जहां जल के माध्यम से जब विद्युत का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है जल विद्युत। तो जो भाखड़ा बांध है ये स्पेशली जल विद्युत के निर्माण का कार्य करता है, जबकि नांगल से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। लिख सकते हैं भाखड़ा बांध जल विद्युत की आपूर्ति करता है, बल्कि नांगल बांध सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति करता है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे भाखड़ा और नांगल बांध के पीछे एक जलागार या जलाशय का निर्माण हो गया है। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, यहां से सतलज नदी आ रही है। सतलज नदी पर दीवार बनाकर या बांध बनाकर इसके जल को रोक दिया गया है दो जगहों पर, एक भाखड़ा में और एक नांगल में। यहाँ पर जो जल रोका गया है वो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था वही कंडीशंस यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो जल यहाँ पर रोक दिए जाने से जो आसपास का जल है, अब जल यहाँ से तो लगातार आ रहा है, जहां से भी इसका उद्गम है वहां से तो जल लगातार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जल फैलेगा। अगर आगे नहीं जा पाएगा तो इस साइड में जाएगा, ये ऊपर उठेगा। तो इस कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर जलमग्न हो चुका है, जिसे कहा जाता है जलागार या जलाशय या झील कहा जाता है। यह जो झील है यह कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील है। ये जो झील है ये कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील है। अब ये क्यों है ये आई होप आप समझ चुके होंगे। यह जो जलागार है इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर। गोविंद सागर अक्सर पूछा जाता है। ओके,
तो गोविंद सागर पूछा जाएगा अगर कि गोविंद सागर क्या है या गोविंद सागर कहां पर स्थित है, तो गोविंद सागर भाखड़ा और नांगल बांध के पीछे निर्मित एक जलाशय है या भाखड़ा और नांगल बांध के पीछे निर्मित एक कृत्रिम झील है जिसका की नाम है गोविंद सागर। और ये मत भूलिएगा भाखड़ा और नांगल बांध पंजाब में स्थित है, लेकिन इसके पीछे जो जलागार स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है अगर कि भाखड़ा और नांगल बांध कहां पर स्थित है, किस राज्य में है, आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। बट अगर पूछा जाता है कि गोविंद सागर जलाशय जो कृत्रिम झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो बच्चों के मन में आएगा चूंकि भाखड़ा नांगल पंजाब में है तो उसके पीछे जलाशय भी पंजाब में होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश। ओके, क्लियर हो गया। तो आपका भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है समाप्त। अगला पॉइंट डालेंगे, इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना डाल दिया, या फिर इसे कहा जाता है राजस्थान नहर। अगर राजस्थान नहर नाम दिया होता है उसमें और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, राजस्थान नहर ही कही जाती है इंदिरा गांधी परियोजना। ये दोनों एक ही परियोजनाओं के नाम है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, मैं आपको पहले दिखा देती हूं। गांधी सागर परियोजना ये मैंने ड्रॉ की है। ये क्या है, गांधी सागर परियोजना। नोट करेंगे, पहला आप देख रहे हैं ये कहां से जा रही है, ये पंजाब से होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करी है, पूरा राजस्थान का इलाका है। तो पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि इंदिरा गांधी सागर नहर या इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, यहाँ पे लिखेंगे आप। सेकेंड पॉइंट डालेंगे इंदिरा गांधी परियोजना और वहां पर आप स्टार लगाकर या फिर जैसे भी लिखते हैं वैसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इंदिरा गांधी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है। लिख लिया। सेकेंड पॉइंट डालेंगे, यह नहर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है सतलज नदी। सतलज नदी पर ही हमने दो बांध पढ़े या एक बांध पढ़ा। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बाद ये प्रवेश कर रही है कहां पे, पंजाब में कर रही है, ध्यान से देखिए। उसके बाद ये है, आपको दिख रही है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है व्यास नदी। व्यास नदी कहां से निकलती है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना आप। ये है व्यास नदी और ये व्यास नदी ये बहती हुई ये जाकर पंजाब में मिल जाती है सतलज से। तो वास्तव में व्यास सतलज की सहायक नदी है, बट ये सिंधु की भी सहायक नदी कही जाती है क्योंकि व्यास सतलज से मिलती है, सतलज आकर के सिंधु से मिल जाती है। तो ये व्यास हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है और जहां पर व्यास नदी सतलज नदी से मिलती है, कहां पर मिलती है, ये पंजाब में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। व्यास और सतलज का संगम कहां पर हो रहा है, पंजाब में हो रहा है और इस स्थान को कहते हैं हरिके बैराज। इस स्थान को कहा जाता है हरिके बैराज। यह जो हरिके बैराज, पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हरिके बैराज किन दो नदियों का संगम स्थल है, तो ये है व्यास और सतलज नदियों का। दूसरा पूछा जा सकता है हरिके बैराज किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है पंजाब राज्य में। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका की नाम है इंदिरा गांधी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर। यह जो इंदिरा गांधी नहर है ये संसार की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। आगे समझ में, अगर पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहां से निकाली गई है, तो ये निकाली गई है हरिके बैराज से। हरिके बैराज व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप। अगला पॉइंट डालेंगे इसी में कि इंदिरा गांधी परियोजना के कारण, इंदिरा गांधी परियोजना के कारण राजस्थान का गंगानगर शहर, राजस्थान का गंगानगर शहर या स्थान या जिला
हरित क्रांति का एक केंद्र बन गया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था पूरा इसी उद्देश्य से किया ही गया है। राजस्थान का ये जो पूरा क्षेत्र था ये सूखाग्रस्त क्षेत्र था, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। इसी कारण से यह योजना की गई कि यहाँ से हम अगर नहर निकालते हैं तो यह नहर जो है वो राजस्थान में उन क्षेत्रों को स्पेशली जाकर सिंचित करेगी जो कि सूखाग्रस्त है। तो ये नहर निकाल देने से स्पेशली राजस्थान का जो गंगानगर जिला था ये बहुत ज्यादा लाभान्वित हुआ और हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हरित क्रांति जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी वो आगे चलकर गंगानगर जिलों तक भी आ पाई, पहुंच इसकी कंप्लीट हुई। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नहर में जलापूर्ति हेतु रावी और व्यास नदियों पर बांध बनाया गया है। अब यहाँ पर हमेशा जल की आपूर्ति रहे, जल की उपलब्धता बनी रहे, तो इस कारण से रावी और व्यास नदियों पर, अब रावी नदी कहाँ से निकलती है मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कहाँ पर जाकर मिलती है, इसका भी आंसर आप दे देना कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो व्यास और रावी नदियों पर बनाए गए हैं डैम, बांध, और उन बांधों से पानी छोड़ा जाता है गांधी सागर नहर के लिए, ताकि यहाँ पर हमेशा जल की उपलब्धता बनी रहे, क्योंकि सूख जाता है कभी कभी पानी, या फिर कभी कभी यहाँ पर ठीक तरीके से जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो रावी और व्यास में पानी रोका गया है, डैम बनाए गए हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अगला लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे, पोंग परियोजना। अगला लिखेंगे पोंग परियोजना। पोंग परियोजना ये है व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश में ये है व्यास नदी, और ये मैंने बनाया है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना, ठीक है। तो पोंग परियोजना में पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे कि ये व्यास नदी पर निर्मित है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर निर्मित है। देख लीजिए ध्यान से, हमेशा मैप के सहारे पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो पोंग परियोजना व्यास नदी पर निर्मित है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि पोंग परियोजना पर स्थित है तो व्यास नदी पर, लेकिन जिला कौन सा, राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो पोंग परियोजना है इसके भी पीछे एक जलागार का निर्माण हो गया है हिमाचल प्रदेश में ही, जिसका की नाम है महाराणा प्रताप सागर। अगर पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप सागर झील कहां पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग परियोजना के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। लिख लेंगे महाराणा प्रताप झील। अगला पॉइंट डालेंगे नाथपा झाकरी परियोजना। देखिए ये तीन थोड़ा डिटेल थी, स्टार्टिंग की जो तीन परियोजनाएं थी ये थोड़ी हमने डिटेल में पढ़ी। अब ये जो बची हुई परियोजनाएं हैं ये छोटी छोटी परियोजनाएं, इनमें केवल आपको ये याद रखना है किस नदी पर है, किस राज्य में है। तो फटाफट लिखिए, पहला नाथपा झाकरी परियोजना लिखिए, ये है हिमाचल प्रदेश में, केवल और केवल याद करना है इसे, हिमाचल प्रदेश में, और ये है सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। अगला है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। तुलबुल अक्सर पूछी जाती है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, और अगर इसके राज्य की बात की जाए तो यह है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी वहीं से होकर निकलती है, ठीक है, वहीं से प्रवाहित होती है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में यह परियोजना स्थित है, और इसे तुलबुल परियोजना को वूलर बराज परियोजना भी कहा जाता है। तुलबुल परियोजना को वूलर बराज परियोजना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिन्हें पता होगा झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है वो बता पाएंगे, जिन्हें नहीं पता वो पढ़ के मुझे जरूर बताना। बगलिहार परियोजना यहाँ पर लिखिए चिनाब नदी, बगलिहार चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। अगला लिखेंगे दुलहस्ती में लिखिए चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। थीन में लिखिए रावी नदी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ उसे समझेंगे। जो थीन परियोजना है ये रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। चमेरा रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। उरी झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ये सारी हो गई हमारी सिंधु नदी तंत्र की सारी परियोजनाएं, और ये हो गई सारी। और सिंधु नदी के बाद
सिंधु नदी की सारी चीजें खत्म ही हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर जरूर दे दीजिएगा आप सब। और इसके बाद हम चलेंगे सीधे गंगा नदी तंत्र में, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे सिंधु था, सिंधु से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गंगा नदी तंत्र। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक जरूर कर देना अगर आपको समझ में आया हो तो। अच्छा लगने का नहीं कहूंगी मैं, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।